ठीक है, हम चालू करते हैं। मैं सुधाकर मनोहरकर फ्रॉम मुंबई, भक्ति सुधाकर आरोलकर एजुकेशन सोसाइटी संचालित न्यूरोथेरेपी वेलनेस फॉर एवर मुंबई से आपका एडवांस न्यूरोथेरेपी कोर्स चालू हो रहा है। आज है सर्वाइकल विषय पर हम चर्चा करेंगे। सर्वाइकल और स्पाइनल कॉर्ड, जैसे स्पाइनल कॉर्ड हुआ है फिर भी सर्वाइकल बाकी है और स्पाइनल कॉर्ड, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। पहले तो हम चर्चा में ये विषय रखते हैं कि सर्वसाधारण वर्टिब्रा 33 होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्टिब्रा 33 होते हैं, सर्वाइकल 7 होते हैं, थोरासिक 12 होते हैं, लंबर 5 होते हैं, सैक्रम 5, मगर 5 का एक ही बॉक्स होता है वो वी शेप में, और 4 कॉक्सिस होते हैं जो 24 से लेके 28 के उम्र में फ्यूज हो जाता है, तो एक ही हो जाता है वो कॉक्सिस, और उसमें 4 होते हैं। अभी हम ये सोचेंगे कि न्यूरोथेरेपी में ये जो वर्टिब्रा है, अभी आप थोड़ा पिक्चर को भी देखिए जो आपके पास है। हाँ, ये आपको दिख रहा है। हम्म, ज्यादा बड़ा हो गया ना। ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए, ये नॉर्मल डिक्स बताई हुई है, जो फर्स्ट डिक्स है, दोनों में भी नॉर्मल दिखाया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये जो यहाँ पर दिखाई दी है डीजेनरेटिव डिक्स लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर है बल्जिंग डिक्स, बल्जिंग, और बल्जिंग के साथ में डिक्स आउट हुआ है। ये देखिए बल्जिंग है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको, ये जो फोर्थ, लेफ्ट वाला में फोर्थ दिखाया गया है जो बाहर आया है, उसको बोलते हैं हर्निएटेड डिक्स। हर्निएशन मतलब अपनी जगह से बाहर आना, मिसप्लेस होना। अब उसके आगे आप देखोगे तो ये जो डिक्स है थिनिंग या नैरो हो गई है। यहाँ पर इस तरफ की राइट में
क्योंकि वो नीचे है, राइट साइड में यहाँ पर जो दिखा है ऑस्टियोफाइट्स जमा होने के कारण और ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये जो है डिस्क स्लिप के साथ स्पॉन्डिलोलाइथेसिस हो चुकी है। और यहाँ पर दिखाया है, देखो स्पॉन्डिलोलाइसिस, ये जो प्रोसेस है, ये देखो इधर मेरा जो कर्सर घूम रहा है वहां पर ध्यान दीजिए, ये दिखा है स्पॉन्डिलाइसिस, और ये ऊपर जो है यहाँ पूरा बाहर आके आया है, वो स्पॉन्डिलोलाइथेसिस है। अब यहाँ पर ये दिखिए, यहाँ ये दिख रहा है आपको, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, यहाँ पर ऑस्टियोफाइट जमा होके वो डैमेज हो गया है। इस तरह से ये बीमारियों के लक्षण है। ठीक है, ये दोनों स्पाइनल कॉर्ड आपको हमने दिखाए। आगे देखते हैं। हाँ, सारे आ गए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे वहां जाता हूँ यहाँ कोई चला आता है। सभी को फिर से बार बार निवेदन है, 9:05 से पहले ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, सर नमस्ते। नमस्ते जी। 9 बजे से पहले ज्वाइन हो जाइए कृपया सर ऊपर करके। नहीं हो रहा। सर नेटवर्क इशू था, इस वजह से लेट हो पाया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सर मैं कोशिश पूरी तरह से कर रहा हूँ। सर जो लेट आ रहे हैं उनके चक्कर में सबको मेरे हिसाब से लेट ना किया जाए सर, ना क्योंकि ना ना, मैं ये तो चालू सवा तो कर सवा दिया। दस तो सवा आपको दस तो ऐसे ही हो गए। बात सुनिए, बात सुनिए, मैंने 4 लाइनें तो आपको बता दी, वो पूरा आपको पिक्चर बता दिया। अभी थोड़ा सा डीपली बताना है। ये देखिए आप, यहाँ दिख रहा है आपको, आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। हाँ, ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर ब्रेन है। हमें ब्रेन नहीं, यहाँ से लेके ये जो है आपका सर्वाइकल स्पाइन है, समझ में आया? ये अंदर से गया हुआ ये आपका स्पाइन है, और ये उसके आजू बाजू में वर्टिब्रा है। ठीक है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड जाता है, ध्यान दीजिए, अभी अभी कोई भी आएगा मैं नहीं लूंगा, मगर अभी ध्यान दीजिए, ये यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड गया हुआ है, समझ में आया आपको? ये जो मेरा कर्सर मैंने रखा है, ये देखो यहाँ लिखा है स्पाइनल कॉर्ड, ये जो सेंटर दिखा है यहाँ पर, और वही यहाँ वर्टिब्रा के यहाँ से गया हुआ है। अच्छा, टॉप स्पाइनल कॉर्ड गया है, और बराबर उसके आगे जो है ये ब्लू कलर का, ये डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रा की बॉडी, उसके ऊपर वो लाइन से, ये देखो यहाँ पर 2 छोरे निकली है,
निकलते। ट्रैक्स माने, ट्रैक्स का मतलब होता है एक जो ब्रेन से निकले हैं ट्रैक्स, जो हमारे 31 पेयर नर्व्स निकली है, सेंसी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्व्स जो भी है वो सारे वहां है। अब ये एक नर्व निकलने का और एक दूसरे से ज्वाइंट है, ठीक है। अब ये जो पीछे इसको प्रोसेसर बोलते हैं, इसके जरिए हम ये होते हैं। अब ये एक दिखाया गया है, ठीक है। ये हर्निएट हर्निएटेड डिस्क मैंने वहां से बाई ओर से लेटरल व्यू दिखाया था। अब ये टॉप जो व्यू है ऊपर से दिखाया है। यहाँ पे देखिए ये जो है आपका, ये कर्सर रखा है, ये हर्निएशन लिखा हुआ है, देखो ये नव है आपकी, ये नव्स है ये, ठीक है, माइलिनेटेड नव्स है। और ये यहाँ पर दिखाया था मैंने, साइड में देखो, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है, स्पर, जैसे हमारे हिल में स्पर होता है तो वहां पर भी स्पर होता है, तो इसलिए वो ज्यादा पेन आता है। स्पर हर जगह हो सकता है शरीर में जहां जहां बोन प्रेजेंट है, क्योंकि स्पर बोन पे ही होगा। ओके, तो ये स्पर वहां पर वर्टिब्रा में है, तो एक बाजू में पेन आएगा बहुत। बोलता है नहीं नहीं मेरे पाँव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पाँव भी ठीक है, चल सकता हूँ, कोई नमनेस नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, पर थोड़ा ऊपर थोरेसिक में पेन आ रहा है, कैविटी से। हाँ, वो पूरी तरह से घिसने के बाद नव जब दबेगी तब। अच्छा, ये सारा खेला क्या है, ऊपर जो समास होता है ना, उस पर एक सेंटेंस लिखिए। अगर डिजीज है, बात सुनिए ध्यान से, अगर ये डिजीज बचपन से है तो इसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी इसको बोलेंगे कंजेनेटल डिसऑर्डर या तो कंजेनेटल डिजीज। अच्छा, मान लो 35वें साल में ये दर्द आ गया, अचानक, अचानक आया है, स्पॉन्डिलोलाइसिस हो गया, या स्पॉन्डिलाइथिस बोलो, स्पॉन्डिलाइथिस बोलो, ये अचानक हुआ उधर यार। एक लाइन लिख के रखिएगा, बोन का स्पॉन्डिलाइसिस, स्पॉन्डिलाइसिस, स्पॉन्डिलाइथिस, ध्यान लिखिए। ये अर्थराइटिस है, स्पर है, ये, मगर ये जो सारी बीमारियां वर्टिब्रल कॉलम में है, कहीं भी किसी किताब में मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, न्यूरोलॉजी के किताब में मिलेगा आपको, और ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ये मिलेगा, स्पाइन सर्जन के पास। कंजेनेटल डिफेक्ट है, कभी कभी लंबर वर्टिब्रा 5 की जगह 6 आ जाते हैं, और कभी कभी अटलांटो एक्सिस आधा नहीं होता। क्या कहा मैंने, तो जो अटलांट ऊपर का है और नीचे का एक्सिस है, तो ज्वाइंट जो बीच में है, जो एक्सिस है आधा नहीं होता है, वर्टिब्रा आधा ही होता है। जो स्कॉलियोसिस होते देखो ऐसे, ऐसे गर्दन नहीं हिला सकते ऐसे, दे आर नॉट टॉर्टिकोलिस। पापे उनको बचपन से अगर वो ऐसे है और गर्दन नहीं हिला पा रहे, वो पूरा बॉडी हिला रहे हैं, हाँ? तो उनका मे भी पॉसिबिलिटी, आपको चेक किए बगैर नहीं बोलना है, तो उनका ये वर्टिब्रा आधा है, एटलांटो एक्सिस बोलते हैं उसको, हाफ एटलांटो एक्सिस, इसलिए वो पूरी तरह से गर्दन ऐसे घुमा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एक्सिस का काम है घुमाना, एटलस का काम है नीचे ऊपर करना। पहले दो स्पेशल है, सैक्रम स्पेशल है, लंबर स्पेशल है। हमारा जो स्पाइन है,
स्पाइन कॉर्ड बोलो, जिसमें से सीएसएफ भी जाता है। सीएसएफ सिक्योरिटी है स्पाइनल कॉर्ड को, ये L1 और L2 के बीच में खत्म होता है। कहाँ खत्म होता है? L1 और L2 के बीच में। अच्छा, L2 तक हमारा सीएसएफ होता है। सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन को भी सिक्योर करता है और स्पाइन को भी सिक्योर करता है, जो नरिशमेंट करता है ब्रेन टिश्यू को। समझ में आया? वो ब्रेन का लुब्रिकेंट है। जैसे एक अंडा लो, अंदर येलो बल्क है, वो ब्रेन है, और व्हाइट वाला है वो क्या है? अब जितना दौड़ते हैं, कुदी मारते हैं, अरे कोई कोई तो सर पे बल खड़े रहते हैं, ऐसे कुदी भी मारते हैं। अच्छा, वो ऐसा हेडिंग मारते हैं फुटबॉल में, वॉलीबॉल में। और इतना ही नहीं, वो क्या जैसे किक किट होता है एक किक बॉक्सिंग का, उसके साथ वो हेड बॉक्सिंग भी करते हैं, तो भी ब्रेन को बचाता है। समझ में आपको? तो ये सीएसएफ यहाँ तक आता है। या मेनिंजाइटिस होता है, जिसके कारण मेनिंजाइटिस होने की संभावना होता है ब्रेन में इंफेक्शन हुआ तो। ट्यूबरकुलोसिस या कोई और, जिसे और भी बोलते हैं, तो ये मेनिंजाइटिस होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मेनिंजाइटिस मेनिंजाइस जो कवर किया है, और उसी में से ये सीएसएफ घूम रहा है। जब ब्रेन आएगा हम आपको उसके तीनों लेयर और उसके फंक्शन सारा सिखाएंगे। पर मेनिंजाइस में 3 लेयर है, उसमें से एरोक्नाइट स्पेस में से ये घूमता है सीएसएफ। फिर वेंट्रिकल लेफ्ट राइट करके, लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्थ, और स्पाइनल कॉर्ड में आता है। ठीक है, तो ये जो आता है वो होता है, L2 से रिटर्न होता है। इसीलिए हमारी एक ट्रीटमेंट है राउंड एरो। ऊपर हम से उठा के रखते हैं। क्यों उठा के रखते हैं? क्योंकि उसको हम बीच में खींचती है, क्योंकि वो ब्रेन में चला पीछे आता है और लेफ्ट साइड से ऊपर जाता है। दिस इज द नेरोथेरेपी। तो ये जो ऊपर जाते हैं, इसलिए हम ऊपर उठाते नहीं, ऑन द स्पाइन अप डाउन, साइड द स्पाइन, 2 उंगलियां रखे ऐसे। तो ये जो चला जाता है, अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस या ब्रेन में कोई इंफेक्शन है, मेनिंजाइटिस है, तो वर्टिब्रा पंक्चर किया जाता है कि ब्रेन में कैंसर है, कैंसर का इंफेक्शन है, या ट्यूबरकुलोसिस का है, मायोबैक्टीरियम है, या कोई और फंगल इंफेक्शन है। वो टेस्ट करके जो भी लेबोरेटरी से आएगा वो बीमारी पकड़ते हैं। इतना याद रखिएगा, जब भी आप पे कोई बीमारी आके चली जाती है, तो आपके ब्लड में एक सैंपल मिलता है, जो प्रोटीन टेस्ट होती है, उसमें बिलिरुबिन। अगर बिलिरुबिन बढ़ा है तो हेपेटाइटिस होके गया, मगर सब हेपेटाइटिस भी ठीक हो गया,
तो एक जरूर
है यहाँ पे, तो डेफिनेटली स्पर भी होता है, मैं पूछ रहा था स्पर के कारण पूरी स्पाइन में पेन आता है क्या? डेफिनेटली आएगा। आप ये सुनिए, स्पर का मतलब है अनवांटेड ग्रोथ, ठीक है। पहली बात तो आपका जो सेटिंग, कोई भी इंजीनियर कोई चीज बनाएगा तो एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए वहां पर जगह नहीं रखेगा, पहली बात। वैसे ही एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए हमारे स्पाइनल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में, सॉरी स्पाइनल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में, जो वर्टिब्रा का कॉलम है उसमें कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं रखी है। वहां से वेरी डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड गया है, और उस स्पाइनल कॉर्ड में से आप ध्यान से देखिए वहां पर, ये जो है मैं बताया, ये बॉक्स में देखो, ये गड़बड़ हो जाती है मेरे से। हाँ, अभी ये देखो, अभी इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ये देख रहे हैं आपको, ये दिख रहा है, यहां से नव निकली है। कहां से निकली है? उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से, स्पाइनल को टच करके स्पाइनल के अंदर से नव बाहर आई है। सप्लाई को कम था, ब्लड सप्लाई यानी कि आपकी आर्टरी वेन्स सप्लाई हो जाती तो भी पेन आएगा या नमनेस आएगी। जब ये वर्टिब्रा डिस्क घिस जाएगी तो कम होगा, तो उस पर प्रेशर आएगा, बाजू में सारी जगह प्रेशर आएगा डेफिनेटली, क्योंकि जैसे झुकोगे तो प्रेशर तो आएगा। तो कभी कभी पेशेंट बोलता है ऐसा गर्दन करने में दर्द होता है, ऐसा ठीक है, तो उधर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, ये गर्दन का प्रॉब्लम किसको किसको है? जो लॉन्ग टाइम 15 से 20 साल तक कंप्यूटर पे बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, तो ऐसे बैठे अकड़ के तो होगा, वो हेल्पलेस है। जो बाइक पे पूरी लाइफ सफर कर रहे हैं, ये हिल रहे हैं, धर 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 धर। अच्छा, हमारी तो पूरे रोड रनवे है, स्मूथ है, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता। मैं बोल नहीं सकता भैया, रोड के बारे में आपको तो पता है कितने बेस्ट रोड है। और ये एक कॉज है कि स्पाइन में प्रॉब्लम आता है। और एक कॉज है, अगर बाइक गिरी है और बाइक का हैंडल टेढ़ा है, थोड़ा आगे पीछे है या ऊपर नीचे है, तो भी सर्वाइकल का पेन आएगा, मगर उसको सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है। यही तो आपने डायग्नोस करना है। आपने डायग्नोस करना है पेशेंट के बारे में, क्या करना है। हर बार खाली खाली सी वो लिख के लाएगा कि मेरे को ये बीमारी, आप ट्रीटमेंट दो। बुरा नहीं मानना, ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। हमारे पास तो यही चलता है, हम डायग्नोस करने कब सीखेंगे? समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जी बोले सर। एक बार डॉक्टर लाजपत राय मेहरा की जय। जय। जय हिंद, जय न्यूरोथेरेपी। तो अब ये याद रखिए, गुरुजी ने बड़ा आसान करके रखा है, बढ़िया से बढ़िया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैंने 4-5 नए फॉर्मूले निकाले हैं, ज्यादा निकाले हैं, बहुत रिसर्च किया है। समझ में आया? एंटीस्टामाइन और उसका क्या बोलते उसको, एक जो डो पेनक्रिया सोमेस्टोटाइसिन बनाती है,
और एक सोमेटोडाइसिन बनाते हैं पेट में, उसका ट्रीटमेंट मैंने नया बनाया हुआ है 2 साल पहले। ये जनवरी में नहीं, गए जनवरी में मैंने उसका, और मैं पब्लिक कर देता हूँ, मैं छुपा के नहीं रखता हूँ। अभी ये इस साल मैंने पब्लिक कर दिया। ग्लाइकोप्रोटीन, हाइलोरेनिक एसिड, सोडियम हाइलोरेनिक एसिड। आप आप मेडिकल स्टोर में जाइए, बोलो घुटने में दर्द है, कोई सप्लीमेंट है क्या, हाइलोरेनिक एसिड का देगा सप्लीमेंट। आंखों में बोलो मेंटेनेंस आइस स्पेशलिस्ट को बोलो, वो लिख के देगा हाइलोरेनिक एसिड। बोलो स्किन के लिए ग्लो मांगता है, हाइलोरेनिक एसिड। घुटने में दर्द है, रिकवरी के लिए हाइलोरेनिक एसिड। डिहाइड्रेशन हुआ है, वो जो चढ़ाएंगे हाइलोरेनिक एसिड कंपनी आपके बॉडी का ओके है, तो वही हाइड्रेट करेगा बॉडी को, डिहाइड्रेट से हाइड्रेट में लेके जाएगा। आपका हेपरिन क्या है, हाइलोरेनिक एसिड। आपका प्लाज्मिन में भी वही है। आपका साइनोवियल फ्लूइड क्या है, हाइलोरेनिक एसिड। इतनी बड़ी ट्रीटमेंट निकाल के दिया है मैंने आप लोगों को न्यूरोथेरेपी में केमिकली। पहले कैसी ट्रीटमेंट थी कि घुटने के लिए ट्रीटमेंट देना है, इससे ठीक हो जाएगा। सर उसका फॉर्मूला भी फिर भेज दीजिए यूरोप में। कैसा भेजना, अरे जनवरी से तो पब्लिक हो चुकी है, वो सभी में है, शायद आपको नहीं मिला होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। दोबारा भेज दीजिए प्लीज। सभी ग्रुप में जनवरी मंथ में वो पब्लिक कर चुका हूँ। आर्या जी एक बार डाल दीजिएगा, आपके पास होगा वो हिंदी वर्जन, आपने किया उसको कन्वर्ट, तो वो डाल दो उधर, जो ट्रांसलेट किया है ना, उसके यूजेस भी। गूगल ट्रांसलेट हुआ है मेरा, वो डाल दो जरा, और हिंदी और जो मेरा ओरिजिनल है वो भी डाल दो। तो वो मैंने बनाया हुआ है, अभी पकड़ो चलो। हमें साइनोवियल फ्लूइड बनाना है, लुब्रिकेंट बनाना है, जो पूरे ज्वाइंट्स को नरिशमेंट करता है। किसको करता है, पूरे ज्वाइंट को, जितने भी जोड़ है बॉडी में, हर जोड़ को। समझ में आपको, यानी कि हेपरिन बनाना हमारे पास फॉर्मूला था, पर हेपरिन नहीं बन रही है। अगर ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनेगा तो हेपरिन नहीं बनेगी, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन से कन्वर्ट होगा गैक्स, वही हाइलोरेनिक एसिड, और वो यूज होगा। मगर ये प्रोसीजर की ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं थी, हम तो बस धक्का दे रहे थे हेपरिन बन जाएगी, मगर हेपरिन बनने के लिए वो चीजें ही नहीं बॉडी में फॉर्म हो रही है, तो हेपरिन कहां से बनेगी। गॉट इट। अब हेपरिन बनेगी, गारंटी के साथ बनेगी। अच्छा, गुरुजी ने पहला 15 मेडुला दिया था एसिटाइल कोलिन के लिए, फिर बोलते हम 2 मेडुला 2 बार देंगे 15 से 20 सेकंड के बाद। पहला वाला रिसेप्टर के लिए और दूसरा वाला एसिटिल कोलाइन के लिए। पर एसिटिल कोलाइन का इंग्रेडिएंट क्या है, मानो एक्स वाई जेड है, और एक्स वाई जेड से एसिटाइल कोलाइन ये केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर बन जाता है, न्यूरो हार्मोन बन जाता है, मगर एक्स वाई जेड फॉर्म नहीं हो रहा है, तो क्या एसिटाइल कोलाइन बन जाएगा। अच्छा, डोपामाइन ये देने से हमारे बॉडी में बन जाती है, मगर डोपामाइन में एक्स वाई जेड मानो एक केमिकल है, वो नहीं बन रहा है, तो कैसे फॉर्म होंगे। टायरोसिन नाम सुना है, टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो एसिड। यस, टायरोसिन अमीनो एसिड अगर नहीं बनेगा तो आपका कोई हार्मोन बन नहीं पाएगा। टायरोसिन अमीनो एसिड तो शायद दूध से बनता है ना, कैजीन बनता है वो तो। ना ना ना, हमारी बॉडी का फॉर्म है वो ऑर्गेनिक है। टायरोसिन हम बनाते हैं, समझ में आया। टायरोसिन ये ड्राइवर है डोपामाइन का, छोड़ो उसको, जाने दो इतना डेप्थ। ये अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस क्यों हुआ, एजिंग फैक्टर। अर्थराइटिस क्यों हुआ, उसका फॉल्टी लाइफस्टाइल। अच्छा, जो एक्सीडेंटल होता है वो बात अलग है, पर ये याद रखिएगा
बोन के किसी भी बीमारी में, कैंसर छोड़ के, क्या बोला मैंने, कैंसर ये बीमारी छोड़ के आपने क्या करना है, फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट देना है। फॉलिक एसिड, चाहे सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, लंबर प्रॉब्लम हो, साइटिका प्रॉब्लम हो, तो भी फॉलिक एसिड ये लिख के रखना। आप ऊपर समास पे मैंने बोला था ना कि इज अ कौन सा, जेनेटिक नहीं, कंजीनेटल प्रॉब्लम है। स्पाइन का अगर आपके 35वें साल में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम, बीमारी आ रही है तो कंजीनेटल है, क्योंकि आपका स्पाइन उस समय 100% स्ट्रांग बना ही नहीं। कभी कभी किसी में एक लंबर में वर्टिब्रा ज्यादा होता है, तो यहाँ वर्टिब्रा कम भी होता है सर्वाइकल में, ये याद रखिएगा। अच्छा, हमको जब 32 दांत बोले ना, कभी कभी 33 दांत भी होते हैं। हाँ, कभी कभी एक आध दांत अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आता है, अंदर ही रहता है। हमारे जॉ में, ये मैंडिबल जॉ में, ये बहुत स्ट्रांग जॉ है, बहुत स्ट्रांग जॉ है हमारा। सबसे ज्यादा ये मसल और ये सब बहुत ज्यादा, हाथ से भी ताकत किधर है तो इधर है, इस जॉ के मसल्स में। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डेफिनेटली आपने इम्प्लीमेंट्री या इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देना है। सर्वाइकल के लिए 4 मेडुला क्लॉकवाइज बाफा देना है। कई सीनियर लोग हैं, ना 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 ना, सीनियर हो या जूनियर हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल का जिसको प्रॉब्लम है, एक हाथ गुरुजी ने पहले ही बोला है, रखना ही रखना है। नेक घिसाई के टाइम गर्दन शेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम बर्साइटिस है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। अच्छा, ये बर्साइटिस जो बरसा होते हैं नी में, 6 थैलियां हमारे फुगे हैं, जैसे ब्रेन में सीएसएफ है, वो दबते हैं तो थोड़ा फुगा में वो और एक कुशन मिल जाता है, कुशन का काम, और एक कुशन का काम। एक तो कार्टिलेज है, मेनिस्कस है हमारे पास, वो एक हेल्प करते हैं, और एक कुशन दिया है नी के लिए। हाँ, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण स्वेलिंग आ सकती है, या यूरिक एसिड हाई के जो यूरेट, मोनोयूरेट क्रिस्टल है वहां पर, वहां से स्वेलिंग आ सकती है। अच्छा, मोनोयूरेट क्रिस्टल अगर आपके नी में साइनोवियल में है तो साइनोवियल लिक्विड को डैमेज कर देंगे, और वो कम भी हो सकता है। नी का अंदर से पेन है, स्वेलिंग नहीं है, ये साइनोवियल फ्लूइड ही आपके बर्सा सैक में पड़ा है। क्या कहा मैंने, हाइलोरिनिक एसिड ही वहां पड़ा है। हाइलोरिक एसिड इज इंग्रेडिएंट है उधर। हाइलोरिनिक एसिड ट्रीटमेंट जो बनाई है, ग्लाइकोप्रोटीन जो ट्रीटमेंट बनाई है, कैंसर पेशेंट को नहीं देना है, ये लिख के रखना। ये पूरा का पूरा ग्रोथ हार्मोन है, 100% ग्रोथ हार्मोन है ये। सर्वाइकल क्लियर हो गया आपका? इसको पूछना है सर्वाइकल के बारे में। जी मैं यही पूछ रहा था, जैसे यहाँ पे स्पर आता है, पूरी स्पाइन में पेन आता है, तो ट्रीटमेंट उसके लिए वही फोर स्पर पैरा की डी नहीं, स्पर की ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी आपको, जी जो 4 प्यारा वगैरह है गुरु जी की। डी कैल्शियम डेफिनेटली वो काम तो करती है, नहीं, 100%। डी हजारों कैल्शिफिकेशन पेशेंट ठीक हुए, हजारों। नहीं, डी कैल्शिफिकेशन ही देना है ना हमें। नहीं नहीं नहीं, आप पहले उसका ब्लड टेस्ट कराओ, कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो डी कैल्सिफिकेशन।
ओके। ये याद रहे, है ना, ये फ्रोजन शोल्डर, ये कहाँ है? है प्रभु, क्या कहा मैंने? भी है, बिना मार लगे, बिना एक्सीडेंट, ऐसे ही उसकी कोई हैबिट भी नहीं है लॉक करके रखने का, तो ब्लड सप्लाई कम हो, फिर भी आ रही है। पूरी साथ में ट्रेडमिल उसकी टेस्ट होती है, वो दौड़ता है और सारा चेकिंग होता है, ट्रेडमिल पे दौड़ता है, और वो टेस्ट होनी चाहिए, या सिटी स्कैन, मगर मिल जाता है, ये टूडी इको में सारा मिल जाता है। आगे पूछिए पूछिए, जल्दी जल्दी, सर इसी में पूछना सर था, अगर जैसे आप क्योंकि बता रहे हैं मैंने कि समय पे चालू किया है, समय पे बंद करूंगा। सर आपने जैसे बताया अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है तो और फिर स्वर है, फिर क्या तो आप करेंगे? क्या, तो आप मेरे को बताइए, अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल ओके है, ठीक है, फिर भी स्वर की बात दिक्कत आ सुनिए, रही है। विटामिन D3 ओके है, क्योंकि पेशेंट दवाइयां ले रहा है, तो एक्सेस कैल्शियम हो रहा है बॉडी में, और वो जाके भी डिपॉजिट हो रहा है, पर भी हो रहा है। बाम्बू स्पाइन क्या है? बाम्बू स्पाइन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस क्या है? सेम थिंग। वो पहले का, वो भी एक टाइप का स्पर भी है और जाम भी है। मैंने लास्ट टाइम बताया था, आप वेरीफाई करो, बोनी बम बोला था, कैल्शियम जाके वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, बोलेक बोलेक हो जाते हैं। तो इस दौरान आप बोन से कैल्शियम कैसे निकालोगे, बताइए। और फिर वो पेशेंट, बात सुनिए, वो पेशेंट बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, इसलिए व्हाट्सएप के सारे नुस्खे आजमाता है, सारे नुस्खे, और ये कैल्शियम की कमी है तो ये खाओ, वो खाओ, वो ये पड़ा पेशेंट हुआ था, कैल्शियम की कमी है, इसलिए उसको रोज बोला गया था काले तिल 1 चम्मच खाओ, खाया उसने, 6 महीना खाया, और हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, एंजियोग्राफी निकला। मतलब क्या, अब किसी प्रॉपर डाइटिशियन से डाइट लिख के लो, या पहला पूरी तरह से स्कैन करो, बोन डेंसिटी स्कैन करो, साथ में ब्लड, विटामिन D3 और कैल्शियम लेवल टेस्ट करो, दोनों चेक करो, या कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं, कैल्शियम बढ़ने के लिए ग्लास ग्लास भर दूध पी रहे हैं, फिर ना जाने उस दूध में क्या क्या डाल के पी रहे हैं, वो अलग बात है। नहीं सर, मेरे पास 2 पेशेंट है, दोनों कोई कैल्शियम या सप्लीमेंट वगैरह नहीं ले रहे। देखो, ये इतना शब्द मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, किसी डॉक्टर के लिए सफिशिएंट नहीं है। क्या कहा मैंने? आपको पता है, कभी पेशेंट को इमरजेंसी में एडमिट करते हैं, तब उनका 100% वो फॉलो करते हैं, उनका मेडिसिन टाइमिंग, फूड टाइमिंग, मील टाइमिंग, नाश्ता, उनकी लिक्विड, उनके हिसाब से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो पेशेंट क्यों ठीक होता है मालूम है आपको? 4 दिन में वो सारे डॉक्टर के नुस्खे, वो जो व्हाट्सएप पे है, वो रील पे है, या किसी और पे है, वो सब बंद हो जाते हैं।
4 दिन में रिकवरी हो जाती है, 10 दिन में पेशेंट को के घर में आता है, और 15 दिन, नेक्स्ट 15 दिन में फिर उसको अटैक आता है। वो अपना वो गलती वही करता है। तो आप पहले ऐसे पेशेंट को काउंसलिंग करो, एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, हार्ट पेशेंट जिनके ब्लॉकेज है, इनको काउंसलिंग की बहुत जरूरी है। उनको समझाना है कि ये जो नुक्से, ये जो तोतले या क्या बोलते उसको, जड़ी बूटियां बिना कारण, हाँ, अगर कोई सर्टिफाइड डॉक्टर बताता है तो वो साथ में बताता है कि ये ना करो और ये ना लो। जिस तरह से मैंने ट्रीटमेंट बनाई है, ग्लाइकोप्रोटीन और हाइलोरेनिक एसिड, सोडियम हाइलोरेनिक एसिड, ये मैंने बनाया है, तो इसको मैंने बताया कि कैंसर पेशेंट में ना देना है, बिकॉज बनाने वाले को पता है कि इसको किसके देना है, यानी कि उसको किस पे अप्लाई करना है और किस पे अप्लाई नहीं करना है, ये तो पता, कोई बुराई नहीं करता। नीचे लिखा होता है बहुत बारीक अक्षर में, क्या लिखा होता है कि इंजुरियस टू हेल्थ, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। और अभी स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि टैबेको इज द वन कॉज ऑफ द कैंसर, कैंसर का कॉज है। जैसे योगा में मास्टर जो सिखाते हैं वो पहला प्रिकॉशन बताते हैं, भाई जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है वो ये आसन ना करे। अच्छा, वो 2 लाइन निकल गए, जब फिर बोलेंगे ये बैक की अच्छा है, कमर मजबूत रखता है, गया, क्योंकि वो पहले 2 लाइन सुना नहीं था ना उसने, 2 लाइन सुना नहीं था। या तो वो तड़का दे रहे थे दाल को, या तो कान खुजा रहे थे, कुछ तो है, या तो किसी से बात कर रहे थे, रुक रुक अभी चालू हो गया, मेरा बैक पेन का चालू है। नीचे लाइन तो है, हेडिंग डाल रही है, वेरी गुड फॉर बैक पेन, वेरी गुड फॉर बैक पेन, वेरी गुड फॉर स्ट्रॉन्ग स्पाइनल वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम। हाँ, तो ये करेंगे। पर वो मास्टर ने गलती नहीं है, मास्टर ने पहले 2 लाइन में बोल दिया कि जिनको स्लीप डिस्क है वो ये आसन ना करे, तो गलती किसकी है? पेशेंट की है। गॉट इट? इसीलिए जब आप सीखते हो तो 9:55 से 9:05, 10 मिनट हम वेस्ट करते हैं, सोचो 10 मिनट खाली ज्वाइंटिंग के लिए। अब मेरे को समझ में आया कि किसी, तो आप कुछ व्यवस्था पहले से करके रेडी रखिएगा नेट की, और रिक्वेस्ट कर रही है नेट वाले को कि सर प्लीज आप ये 2 दिन नेट अच्छा रखिए, 9:45 से 11:15 तक नेट हमें क्लियर चाहिए, रिक्वेस्ट करो। कोई सवाल है और? सर एक क्वेश्चन है मेरा, बोला। सुनील रुकड़ीकर। हाँ बोला। सर्वाइकल शोल्डर पेन while sleeping only, no सर्वाइकल pain. शोल्डर पेन आता है सोने के समय पे। कौन हाँ, से साइड्स होते no हैं, लेफ्ट problem, या राइट? no problem in while working or sitting. मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने हाँ, आपसे कहा रुकड़ीकर जी, लेफ्ट साइड सोते हैं या राइट साइड सोते हैं? नहीं, वैसे तो पेन आता है लेफ्ट साइड। हाँ, मैंने यही तो पूछना है आपको कि लेफ्ट साइड करवट में सोने से पेन आ रहा है या राइट साइड सोने से करवट में पेन आ रहा है? राइट साइड सोने से आता है। तो राइट साइड सोना ये इंटरवल है, मगर लेफ्ट साइड सोना प्रॉपर है। सर्वाइकल प्रॉब्लम है क्या उन्हें? हाँ, सर्वाइकल वो डिस्क कम हो गई है, छोटी हो गई है सर। हाँ, तो डिस्क कंप्रेसिंग डिस्क है, या तो डी जनरेशन ट्रीटमेंट आया है, तो आप डी जनरेशन का ट्रीटमेंट थायराइड पी, यानी कि सर्वाइकल के ट्रीटमेंट के साथ में डी जनरेशन ट्रीटमेंट देना है। 4 थायराइड पी या तो 1 थायराइड पी, 1 थायराइड पी क्या देंगे, 9 सेकंड, या ये देने के बाद भी आपने देना है 6 मेडुला, 1 थायराइड पी और 4 थायराइड पी। क्यों? तो ये हमारे ऑस्टियोब्लास्ट
या हमारा जो फिब्रोब्लास्ट सेल है उसको स्टिमुलेट करेंगे और उनका जो डिजेनरेशन हो रहा है उसको रीजेनरेशन में कन्वर्ट करेंगे। ओके। अच्छा, मगर ये भी देखना है कि इंटरनल उस पेशेंट को, जिसका भी है, उस पेशेंट को, या पेशेंट के कोई नाम नहीं लेगा प्लीज, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग रहेगी ना, तो उस पेशेंट खाली मेल है फीमेल है, उनका उम्र क्या है, क्या करता है, इतना बताना है मेरे को, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्डिंग रहेगा। हो सकता है ये मैं नहीं रहूं, अगले 50 साल बाद कोई और दूसरा सुने, है। तो उस पेशेंट की उम्र बताना और फीमेल, और उनका नाम की जगह उनका कास्ट बताओ। कास्ट इसलिए जरूरी है कि अगर वो इस्लामिक लेडी है तो वो बाहर बुर्का पहनते हैं, नाक पे से खाली आंखों खुले रखते हैं, तो वो एनीमिक होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। मोस्टली हमारे जो अभी लेडीज है वो मोर
चाहिए था खाना, राइस छोले मिल जाएंगे। कितने प्लेट चाहिए भाई? नहीं।
Thank you.